मैं एम अली आप सभी का हैदर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटर दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लास नंबर 10 लेके हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले हमने 9 क्लासेज सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक डिस्कस की हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। एक बार मैं आपको बता दूँ, हमने ये जो चैप्टर है सीटेट का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है तदरीस ज़बान के उसूल व तरीके, इससे रिलेटेड कुछ अहम जानकारियाँ दे दी हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर से मुताल्लिक कुछ सवालात डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। पूछा जा रहा है कि प्राइमरी दर्जात के बच्चों को तस्वीर बनाने के लिए तरगीब देने से क्या हासिल होगा। प्राइमरी का बच्चा है, आप उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चे तस्वीर बनाओ, तो इससे क्या होगा। सोच कर लिखना हासिल होगा, वक्त की बर्बादी है, या बगैर गलती के लिखना है, या तख्ता स्याह से ब्लैक बोर्ड से नकल करने की सलाहियत है। तो प्राइमरी दर्जात के बच्चों को जब आप तस्वीर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो तस्वीर बनाएगा तो क्या करेगा, सोचेगा कि अरे इसकी आँख कैसे बनाएं, तस्वीर की नाक कैसे बनाएं, ठीक है, इसके मुंह को कैसे डिज़ाइन करें, होठ कैसे डिज़ाइन दें, वो सोचेगा। तो इस तरह से उसकी सोचने की जो एबिलिटी है वो डेवलप होगी। तो अगर हम प्राइमरी के बच्चों को तस्वीर बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं तो इससे सोच कर लिखना हासिल होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि पहली जमात के तलबा को ज़बान की तदरीस के वक्त आपकी तवज्जो किस पर होगी। एज ए टीचर आप क्लास 1 के एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आप किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़बान के अमली इस्तेमाल पर, या मुश्किल अल्फाज पर, या फिर कवायद और उनके उसूलों पर यानी रूल्स एंड ग्रामर्स पर, या सही तलफ़ुज़ यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर। देखिए, पहली जमात का बच्चा है तो पहली जमात का बच्चा लैंग्वेज को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकता, यानी ज़बान के अमली इस्तेमाल पर ये गलत हो जाएगा। मुश्किल अल्फाज पर भी आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पहली जमात का बच्चा है। कवायद और उसूलों पर तो ध्यान आप दे नहीं सकते। पहले जमात के बच्चों को पढ़ाते वक्त आप उसके सही तलफ़ुज़ पर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। अगला सवाल ये कि वकूफ़ी आमोज़िश का नज़रिया इस ख्याल पर ज़ोर नहीं देता। वकूफ़ी जो आमोज़िश का नज़रिया है किस ख्याल पर ज़ोर नहीं देता, ये पूछा जा रहा है। तो पहले हम ध्यान देते हैं किस किस चीज़ पर आमोज़िश का नज़रिया ज़ोर देता है। गलतियाँ आमोज़िशी अमल का हिस्सा हैं, सही बात है। गलतियाँ जो हैं वो सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गलतियों से बच्चों में अंतर्दृष्टि आती है, गलतियाँ उनको सीखने के लिए मोटिवेट करती हैं, बच्चे गलतियों से सीखते हैं। 100% सही है। तो ये तो आमोज़िश का नज़रिया हो गया। दूसरा है आदत डालकर ज़बान सीखी जाती है, इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। तीसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं मंतकी और ज़हनी अमल से ज़बान सीखी जाती है। हम सोचते हैं, ठीक है, हमारे जहन में जो प्रोसेस होता है उससे ज़बान सीखी जाती है, ये भी बात सही है। इंसान अपने अंदर ज़बान की सलाहियत लेकर पैदा होता है। अगर आप चौमस्की की बात करें तो चौमस्की क्या कह रहे हैं कि बच्चे में सीखने की जो क्षमता होती है, ज़बान सीखने की क्षमता, वो जन्मजात होती है। उसके माइंड में एक सॉफ्टवेयर फिट होता है जिसको उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा। उन्होंने LAD का कंसेप्ट यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इस तरह से चौमस्की का भी नज़रिया यही है कि इंसान अपने अंदर ज़बान की सलाहियत लेकर पैदा होता है, यानी कि ये भी सही नज़रिया है। लेकिन सही कौन नहीं है, तो आमोज़िश का नज़रिया आदत डालकर ज़बान सीखी जाती है, इस नज़रिया पर ज़ोर नहीं देता। तो इसलिए हमारा जो जवाब होगा बी वाला ऑप्शन होगा। अगला सवाल कि तालिबे इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है। जब हम स्टूडेंट को लैंग्वेज की क्लास में लिटरेचर पढ़ाते हैं तो इससे हमारा क्या मकसद है, कोई तहज़ीबी वाक़फ़ियत नहीं फराहम होती। जब हम बच्चों को ज़बान की क्लास में साहित्य पढ़ाते हैं तो क्या इससे बच्चों को कोई सांस्कृतिक जानकारी नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है। तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा है
कि ज़बान की मुस्तनद रंगारंगी को पेश किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप ज़बान की क्लास में अदब बच्चों को फराहम करते हैं, साहित्य पढ़ाते हैं, लिटरेचर की टीचिंग देते हैं, तो इससे बच्चा लैंग्वेज की विभिन्न प्रकार की जो बनावटें हैं या ज़बान की मुस्तनद जो रंगारंगी है उसको बच्चा जान लेता है कि ज़बान में ये चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं, ज़बान में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जब ज़बान को अदब में लेके जाया जाता है तो कैसे इस्तेमाल होती है। तो तालिब इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम करने से ज़बान के मुस्तनद रंगारंगी को पेश किया जाता है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उर्दू की ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेगी, फिर भी आप लोग बस वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती हैं। ये एक स्टेटमेंट है कि ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ यानी कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। तो आप इस बयान की तायीद में, आप इस बयान को एग्री करते हुए कौन सा बयान पेश करेंगे? 4 बयान है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर मफहूम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। दूसरा है पहले आसान फिर मुश्किल मतन पढ़ाए जाएं। तीसरा है उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा उसकी नकल करें। चौथा है मश्क हद दर्जा ज़रूरी है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। अब आप ध्यान दीजिए, ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती हैं, ये बात तो सही है। तो जब सरगर्मियाँ शामिल होती हैं ज़बान सीखने के अमल में तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को मादरी ज़बान के इस्तेमाल पर ज़ोर दिलाना चाहिए। जब मादरी ज़बान के इस्तेमाल पर हम बच्चों को ज़ोर दिलाएंगे तो सीखने में फितरीपन होगा, जो एक्टिविटीज़ होंगी वो उनको जल्दी से अख्ज़ करेगा, जल्दी से अब्ज़ॉर्व करेगा। इसलिए अगर आप इस बयान की बात करें तो इस बयान की तायीद के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन है, यानी कि निसाब में शामिल किसी तहरीर की मफहूम के लिए, किसी तहरीर की बेहतर मफहूम के लिए हमें तलबा को अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करने पर आमादा करना चाहिए। ए वाला ऑप्शन सही है। बराह रास्त तरीका जो है, डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, किस पर जोर देता है? तो बातचीत पर जोर देता है। और ये तरीका मादरी ज़बान का इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में बातचीत करने पर और टीचिंग करने पे जोर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तदरीस का सबसे पुराना तरीका या रिवायती तरीका क्या है? ज़बान की तदरीस का जो सबसे पुराना तरीका है वो कवायद और तर्जुमे का तरीका है। कवायद और तर्जुमे का तरीका क्या होता है पिछली वीडियो में बताया गया है। सभी टीचिंग मेथड्स आपको बताए गए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इसमें क्या होता है? इसमें हम सीधे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके बच्चों को सिखाते हैं। ये सबसे पुराना तरीका है। हालिया हालात में ज़बान सीखने का सबसे मुनज़्ज़म तरीका मिंदरजा झेल में से कौन सा है? प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो सबसे सिस्टमेटिक मेथड क्या कवायद तर्जुमे का तरीका यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, या फिर समाइल सानी तरीका यानी कि ऑडियो लिंगुअल मेथड है, या फिर फितरी तरीका यानी नेचुरल मेथड है, या फिर बराह रास्त तरीका यानी कि डायरेक्ट मेथड है। तो हालिया हालात में ज़बान सीखने का सबसे मुनज़्ज़म तरीका कौन सा है? फितरी तरीका है। अगला सवाल है कि मिंदरजा झेल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है? लैंग्वेज में एबिलिटी आप कैसे पैदा करेंगे? ज़बान पे आप कमांड कैसे हासिल करेंगे? पहला है मुवासलात के लिए, यानी मुवासलात क्या होता है? कम्युनिकेशन यानी बातचीत, यानी कि संप्रेषण। तो मुवासलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके, तलबा से बातचीत करके, अगर तलबा नहीं समझ रहे तो उनको खामोश बैठने के लिए कह के,
तो खामोश अगर आप बच्चों को बैठने देंगे तो बच्चों में ज़बान की सलाहियत तो पैदा होगी नहीं। ये हमारा गलत हो गया। गलतियों की निशानदही करके और उसकी इस्लाह करके आप बच्चों की गलतियों को भी बार बार पॉइंट आउट नहीं करेंगे। बच्चे गलतियां करते हैं, गलतियां करके सीखते हैं, उन्हें गलतियां करने दीजिए। तो सी और डी तो आपका सही होगा नहीं। अब ए और बी में आप क्या कीजिए, फैसला कीजिए कि कौन सा सही होगा। तलबा से बातचीत करके ठीक है, कुछ आपका ज़बान में कुछ महारत हासिल होगी, ज़बान की सलाहियत पैदा होगी। लेकिन तलबा से बातचीत करेंगे तो आप ज़्यादा बोलेंगे, बच्चा कम सुनेगा। लेकिन जब आप मुआसलात करेंगे, मुआसलात क्या होता है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, तो इसमें दोनों को ज़बान इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। तो मुआसलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका देके आप बच्चों में ज़बान की सलाहियत पैदा कर सकते हैं। तो बी से ज़्यादा मुनासिब जो है वो आपका ए वाला ऑप्शन है। अगला सवाल ये रहा, ज़बान बेहतरीन तरीक़ेकार है तजर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। लैंग्वेज जो है वो एक अच्छा तरीका है जिससे हम अपने अनुभव को और अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स और आइडियाज़ को जाहिर करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो किस तरह के हम अपने तजर्बात और ख़यालात को जाहिर करते हैं, ऐलान के ज़रिए, इज्तिमा के ज़रिए, तबादला के ज़रिए, या फिर इनमें से सभी। तो ज़बान ऐलान के लिए भी इस्तेमाल होती है, इज्तिमा के ज़रिए भी, तबादला यानी कि विचारों के आदान प्रदान के लिए भी। तो इसलिए हमारा डी वाला जो ऑप्शन है इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं और आपको बताते हैं कि मानी को वाज़े करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी लफ्ज़ है जिसकी मानी पूरी तरह से बच्चों को क्लियर हो जाए तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, लफ्ज़ों की तौज़ीह करेंगे, लुगात से देखकर बताएंगे, तलबा को पूरा मौका फराहम करेंगे कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बनाएं, या फिर लफ्ज़ों की तौज़ीह के लिए उसका इस्तेमाल करके बताएंगे। तो मानी को वाज़े करने के लिए कोई भी लफ्ज़ है वो पूरी तरह से क्लियर उसका माना नहीं हो रहा है तो आप बच्चों से कहिए कि बच्चों इस लफ्ज़ को लेके आप एक सेंटेंस बनाओ और सेंटेंस बना के इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करो। तो बच्चे सेंटेंस से मीनिंग समझ जाते हैं। जब आप भी कोई मुश्किल लफ्ज़ आपसे कोई पूछता है कि अच्छा बताओ ये जो लफ्ज़ है इसका मानी क्या है, तो आप कहते हैं अच्छा दिखाओ किताब में कहाँ है। आप किताब में आगे और पीछे का पढ़ते हैं और आप उसकी मीनिंग समझ जाते हैं। तो मानी को वाज़े करने के लिए तलबा को पूरा मौका देना चाहिए कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी वाला जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि मिंदजा झेल में से कौन सा तबाअत शुदा मतन के इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करता है? ऑप्शन है फितरी तरीका यानी नेचुरल मेथड, दूसरा है ज़बान की वुसात का तरीका, तीसरा है कवायद तर्जुमे का तरीका, चौथा है माशी तरीका। तो यहाँ पे फितरी जो तरीका है वो तबाअत शुदा मतन के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करता है, और जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या करता है, वो आपकी पहली ज़बान या मादरी ज़बान की मुदाखलत के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करता है। तो दोनों में आपको अंतर और डिफरेंस समझ में आ गया होगा।